Hello students, welcome to the third and the last video for the chapter Organism and Population. तो आज का टॉपिक है Population Interaction. Now what is Population Interaction? दो स्पीशीज़ के बीच में क्या रिलेशन हो रहा है या क्या इंटरैक्शन हो रहा है. तो इसे समझने के लिए पहले हम एक सिचुएशन को समझते हैं कि क्या इंटरैक्शन हमेशा होता है. इज़ इट पॉसिबल फॉर एनी ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव without interacting with any other living organism? Now, if you imagine कि हम किसी organism को बिल्कुल isolation पे कहीं छोड़ आए हैं, that organism has to survive. और survival के लिए उसको क्या? उसको कुछ नहीं तो food तो चाहिए ही. अब food के लिए ही it has to prey on another organism and that is where interaction kicks in, right? तो isolation बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है. नाउ लेट अस लुक एट डिफरेंट इंटरैक्शंस बिटवीन टू स्पीशीज. इस टेबल में एक तरफ स्पीशीज ए, स्पीशीज बी और थर्ड कॉलम है नेम ऑफ इंटरैक्शन. सो लेट्स सी. म्यूचुअलिज्म, जहां दोनों को ही फायदा है. बोथ द स्पीशीज ए एंड बी आर गेनिंग. कंपटीशन में एक को फायदा दूसरे को नुकसान. प्रेडेशन में एक को फायदा दूसरे को नुकसान. पैरासाइटिज्म में भी एक को फायदा दूसरे को नुकसान. राइट? अगर यहां पे प्रेडेशन एंड पैरासाइटिज्म में एक प्लस एक माइनस है, तो फिर प्रेडेशन और पैरासाइटिज्म अलग कैसे हुआ? प्रेडेशन में होता यह है कि प्रेडेशन में द प्रेडेटर प्रेज, इट किल्स इट, गेट्स द फूड एंड इट इज अ रिपीटेटिव प्रोसेस. पैरासाइटिज्म में वंस द पैरासाइट हैज टू लॉज इटसेल्फ इनटू द होस्ट और उसके बाद इट्स अ लाइफ टाइम प्रोसेस ऑफ फ्री लॉजिंग एंड मील्स. और पैरासाइट्स डू नॉट किल द और होस्ट एट वंस, राइट? नहीं तो लाइफ लॉन्ग उसे खाना पीना मिलेगा कहाँ से? सो वो धीरे धीरे खाते रहता है. देन द नेक्स्ट इंटरैक्शन इज कमेंसलिज्म, जहाँ पे एक को फायदा है दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड द लास्ट वन इज एमेंसलिज्म, जहाँ पे एक को नुकसान है दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. अब हम यही इंटरैक्शंस को इन डिटेल्स में देखते हैं. ओके, सो फर्स्ट इज प्रेडेशन. न प्रेडेशन के दोनों ही रोल्स, दो टाइप के रोल्स हैं. एक इम्पॉर्टेंट या एडवांटेजियस एंड दूसरा डिसएडवांटेजियस. सो लेट्स फर्स्ट लुक इनटू द इम्पॉर्टेंट रोल्स. इम्पॉर्टेंट रोल्स में पहला वाला है कॉन्डुइट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. नाउ पिरामिड में देयर आर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, राइट? 1 minute. प्लांट्स बिल्कुल नीचे. अब एक लेवल से दूसरे लेवल को अगर ये एनर्जी ट्रांसफर करना है, फूड इज द ओनली वे. क्लियर? तो फूड इज द ओनली वे जब बोल रहे हैं, फूड बगैर प्रेडेशन के किसी और ट्रॉफिक लेवल को मिलेगा नहीं. सो प्रेडेशन वही काम आता है. एंड व्हेन वी से प्रेडेशन, इट इज नॉट ऑलवेज अ कार्निवोरस, अ टाइगर ईटिंग अ डियर. It is a carnivorous eating a herbivore eating a plant. And even plant, maybe it's not the whole plant. Even the sparrow feeding on the seeds is also an example of predation. Why or how? Seed is a living thing, right? It is a part, it's a product of the plant. पर वो dead नहीं है. It's a life form. Clear? So that's an example of predation. फिर है and even insects which are feeding on plant saps. Now, next role is keep prey population under control. और इस पॉइंट को समझने के लिए let us look into the example. और ये एग्जाम्पल है बिल्कुल उल्टे एंगल से दिया गया है. यहाँ पे हमें समझाया जा रहा है कि क्या होता है एक सिचुएशन पे जहाँ पे कोई प्रेडेटर नहीं है, जहाँ पे प्रे को खुली आज़ादी है. So let's look into this example. एग्जाम्पल है 1920s में
In Australia, prickly pear cactus was introduced. It was exotic for Australia क्योंकि ये वहाँ होता नहीं था. Now जब because ये वहाँ होता नहीं था, इसके कोई natural predators वहाँ थे नहीं या बने भी नहीं. So what was the result? The result was invasive growth, uncontrolled growth. Clear? तो solution क्या मिला? What's the solution? Solution, cactus feeding moth को इसके original जगह से लाया गया and they were introduced in Australia to bring the invasive growth under control. Clear? Next is prevent ecosystem instability. Now, second point अगर नहीं fulfill होता तो third point भी नहीं होगा. Prey population अगर explosively बढ़ जाता है तो it will result in instability in the ecosystem. So this second and third points are quite interrelated, right? Fourth is help maintain species diversity. How? Now, how है? The reason is by reducing intraspecific and interspecific competition among its prey. और इसके लिए हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं. The example is from American Pacific Intertidal Community. यानी American Pacific Ocean में intertidal community means what? Intertidal is the place on the shore of the ocean which gets covered during high tide and exposed during the low tide. तो वैसे वाले इलाके में जो community है यानी population of different species. Clear? So see, आपके syllabus में दिया तो हुआ है कि there are only 4 biological levels, but the mention of the other biological level is indirectly there in your chapter. So it is very important कि आप उस list को एक बार पूरा देख लें. Okay? So in this community, there was a predator starfish pisaster. उसको experimentally हटा दिया गया था और 1 साल के अंदर क्या हुआ? 10 invertebrate species became extinct. Clear? क्यों? क्योंकि वो जो prey species थे उनमें competition इतना बढ़ गया कि बस आपस में ही compete करते करते सारे extinct हो गए. अब ये तो थे advantages. Now let us look into the disadvantages. When does disadvantage occur? When does the disadvantage occur? It occurs when the prey is too efficient. मतलब बहुत ज़्यादा खाने वाला and over exploits its prey. बहुत ज़्यादा खा लेता है अपने prey को. Result क्या होता है? पहले दिमाग में naturally आता है कि prey population becomes extinct. अब prey population अगर extinct हो जाएगा, eventually the predator will also become extinct क्योंकि उसके लिए खाना बचा ही नहीं. Okay? Now students, if you see the slides, आप इन slides का अगर screenshot भी ले लें, I have tried to articulate and make the shortest possiblest note for you for this chapter. These notes are going to be very handy. Okay, so anyone who is watching this video, I would say कि आप इनके screenshots ले सकते हैं and you will remember it very easily. और इसी reason के लिए a reason why predators are prudent in nature, मतलब naturally जो nature में जो predators होते हैं, humans exception है मुझे लगता है. On a lighter note, वो तब भी खाते जब उनकी बहुत भूख लगती है. इट्स नॉट कि वो सारा दिन खा रहे हैं. ओके, दे आर प्रूडेंट इन नेचर. नाउ प्रे है, प्रेडेटर है. प्रेडेटर खाने की कोशिश करता है प्रे को. प्रे हाउ व्हाट विल इट डू? व्हाट डज इट डू? इट ट्राइज टू डेवलप डिफेंस मैकेनिज्म सो दैट प्रेडेटर से बच पाए. ऐसे ही कुछ मैकेनिज्म्स को हम देख लेते हैं. सो द फर्स्ट लेट्स लुक इनटू द डिफेंस मैकेनिज्म शोन बाय डिफरेंट एनिमल्स. First we see camouflage, where the organism blends with it background. ये देखने को मिलता है हमें कुछ species of insects and frogs में. Clear? Then poison. Example, blue poison dart frog. ये poisonous है, so no predator eats it because ये lethal हो जाएगा फिर उसके लिए. Third example is distasteful. Distasteful is not equivalent to lethal. Okay? Monarch butterfly example है. It is distasteful to eat
और ये डिस्टेस्टफुल अपने अंदर लाता कैसे है? ड्यूरिंग कैटरपिलर स्टेज इट फीड्स ऑन सम ऑफ द पॉइजनस हर्ब, और उसका सारा कड़कपन अपने अंदर रख लेता है, राइट? अब प्लांट्स पे आते हैं ना। प्लांट प्रेडेटर्स पे यहाँ हर्बीवोर्स तो एक होते ही हैं, दूसरा 25% ऑफ द इंसेक्ट्स आर फाइटोफेगस विच फीड ऑन प्लांट सैप। तो प्लांट्स के डिफेंस मैकेनिज्म भी डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं। मॉर्फोलॉजी में एग्जाम्पल्स आर थॉर्न्स बाय एकेशिया और कैक्टस और एनी अदर प्लांट विद थॉर्न्स, राइट? तो वो क्या करते हैं? दैट इज हाउ दे प्रिवेंट देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग ईटन अप बाय द ब्राउजिंग कैटल्स। दूसरा है केमिकल्स। केमिकल्स में they produce certain chemicals which make the predators sick, inhibit their digestion, reproduction, or even kill them. So different chemical secrete करते हैं which can make the predator sick, inhibit digestion, disrupt their reproduction या even kill them. ऐसा ही एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है इन द प्लांट कैलोट्रोपिस, इसीलिए उसे कोई सभी ब्राउजिंग कैटल नहीं खाता। इंटरेस्टिंगली केमिकल्स लाइक निकोटिन, कैफीन, स्ट्राइकनिन, ये सब जो है वी यूज़ देम फॉर वेरियस पर्पसेस, पर प्लांट्स ने ये सारे केमिकल्स अपने डिफेंस के लिए ही बनाए थे। ओके, डन। नाउ लेट्स सी कंपटीशन। राइवलरी बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स फॉर ऑब्टेनिंग द सेम रिसोर्सेज। टाइप्स क्या क्या है इसके टाइप्स क्या क्या है? इंट्रास्पेसिफिक और दूसरा है इंटरस्पेसिफिक। डिफरेंस क्या है इंट्रा एंड इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन पे? इंट्रास्पेसिफिक इज मोर एक्यूट, स्पीशीज ऑलवेज बिलोंग टू द सेम ट्रॉफिक लेवल। इंटरस्पेसिफिक में इट इज लेस एक्यूट, इट मे बिलोंग टू द सेम या डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। एग्जाम्पल्स देख ले। एग्जाम्पल पहला वाला है ऑफ डिफरेंट प्लांट्स इन अ फॉरेस्ट विच आर कंपीटिंग फॉर वाटर, सनलाइट एट्सेट्रा। तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ द सेम ट्रॉफिक लेवल। ओके, फिर आते हैं एग्जाम्पल है फ्लैमिंगोज एंड फिश ऑफ सम पॉन्ड इन साउथ अमेरिकन लेक कंपीटिंग फॉर जू प्लैंक्टन्स। यहाँ पे डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल हम कह सकते हैं क्योंकि फ्लैमिंगो फिश को भी बहुत बार खा लेता है। क्लियर? नाउ कंपटीशन एक्चुअली अकर्स इन टू डिफरेंट फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म इज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन एंड दूसरा इज कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन में क्या होता है? कंपटीशन इस तरह से होता है कि कोई एक टिक पाता है, दूसरे को एक्सक्लूड कर दिया जाता है या एलिमिनेट कर दिया जाता है। क्लियर? सेकेंड वन, कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस में बोथ लिव, बोथ सर्वाइव, दे को एग्जिस्ट। Competitive exclusion में there are two things that we are going to study. First is principle of competitive exclusion and principle of competitive release, और coexistence में resource partitioning. So पहले हम principle of competitive exclusion को देखते हैं. What does this principle say? Two closely competing species for the same resource cannot coexist for infinitely. ओके, हमेशा के लिए वो टिक नहीं पाएंगी, किसी एक को एलिमिनेट होना ही पड़ेगा। ये प्रिंसिपल हमें दिया गया था बाय गॉस एंड बाय आफ्टर हिज एक्सपेरिमेंट। सो हिज एक्सपेरिमेंट वाज डन इन टू प्लेसेस। फर्स्ट इन द लैब, जहाँ पे 2 species of paramecium were grown, but it was observed कि only one survived and the other eliminated. Second is in Galapagos Island, जहाँ पे goats were introduced, and in 10 years Abingdon tortoise became extinct. Why? Goats were better browser than tortoise. फिर है competitive release. ये उल्टे बात को कह रहा है। अब तक था कि जो सुपीरियर है वो दूसरे को एलिमिनेट कर देता है, और यहाँ पे अगर दिस वन सेज, competitive release says
कि इन एन एरिया टू कंपीटिंग स्पीशीज में जो सुपीरियर है अगर उसे हटा दिया जाए, दैट इज व्हेन इंफीरियर विल ग्रो एंड स्प्रेड. क्लियर? एग्जाम्पल we see through Cornell's Field example. Place is rocky sea coast of Scotland. दो species लिया गया था. One is competitively superior barnacle called Balanus and another one is the inferior one. वो इतना खा पी नहीं पाता, which is Cathamalus. Okay. Experiment का पहला दौर क्या था? All the superior ones were removed. What happened? The inferior Cathamalus well or their distribution, they were all seen to expand their distribution. मतलब अब कोई competitor था नहीं, अब वही वहाँ का बादशाह हो गया. Clear? Now students, if you see the slides, I have tried to make the slides in a way so that if you can take a screenshot, आपको पूरी बात बहुत short में याद रहेगी. Okay? And these all things are given in your NCERT books. मैं बस उनको restructure and shorten करके आपको बता रही हूँ through the slides. Next is competitive coexistence. Coexistence में क्या है? दोनों को ही रहना है, तो इसके लिए दोनों को कुछ ना कुछ आपस में समझौते या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. And how do they do? It is called रिसोर्स पार्टीशनिंग. रिसोर्स पार्टीशनिंग में क्या होता है? मैकेनिज्म इन्वॉल्व बाय कंपीटिंग स्पीशीज टू को एग्जिस्ट सच एज डिफरेंट फीडिंग टाइम्स, डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न्स. एग्जाम्पल मैकार्थर ने दिया था, रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वॉर्बलर्स लिविंग ऑन अ ट्री हैव डिफरेंट फॉरेजिंग एक्टिविटीज़. मतलब कोई सा वाला स्पीशीज शायद पत्ते को खा रहा है, कोई सा वाला फूल को खा रहा है, या ऐसा कुछ होगा. And another one is eating in different times. Clear? Matured है ये. चलो. Now parasitism. Parasitism में क्या है? Parasite है और host है. And parasites always very host specific and they both co-evolve. Host क्या evolution दिखाता है? It evolves the mechanism to resist or reject the parasite, and parasite it evolves to counteract or neutralize the mechanism of resistance. Clear? तो इसके लिए पहले हम देखते हैं कि modifications parasites क्या क्या दिखाते हैं. So first is loss of unnecessary sense organs. उन्हें तो सूंघ के ये देख के किसी के ऊपर लपकना नहीं है, so they get rid of all those sense organs. Clear? They have this presence of adhesive organs या suckers, बना बनाया खाना चूसने के लिए. Loss of digestive system, क्योंकि वो बना बनाया खाना खा रहे हैं, उसका खाली breakdown होना है, वो तो intracellular level पे भी हो जाएगा उनके बॉडी में. They don't have digestive system, कि मुंह से गया, intestine है, पेट है, gut है, all these things are eliminated. Clear? And very high reproductive capacity. Now पैरासाइट के टाइप्स क्या क्या है? एक है एक्टोपैरासाइट, दूसरा है एंडोपैरासाइट. एक्टो नाम पे ही है, ऑन द एक्सटर्नल सरफेस, और एंडो ऑन इंटरनल सरफेस. डिफरेंट साइज सच एज आरबीसी, किडनी, लीवर. एक्टोपैरासाइट के जो लाइफ साइकिल होते हैं दे आर लेस कॉम्प्लेक्स, वेयरएज एंडोपैरासाइट के लाइफ साइकिल्स आर मोर कॉम्प्लेक्स. एक्टोपैरासाइट्स ऑलवेज हैव वन होस्ट. Such as example पे दिया हुआ है lice in human, ticks on dog, cuscuta, which are those chlorophyll-less plants or hedge plants. आप सबने शायद देखा होगा कभी ना कभी. जैसे lice अगर human head पे आ गया तो आ गया, ऐसा नहीं कि human से वो वापस कुत्ते में जा रहा है, कुत्ते से बकरी में, ऐसा कुछ नहीं होता. But in endoparasite it is different. They may have 2 or more hosts. और जब 2 और मोर होस्ट्स होता है, पहले वाले होस्ट इंटरमीडिएट हो जाते हैं, फिर एक फाइनल होस्ट होता है. एग्जाम्पल ऑफ एन एंडोपैरासाइट which also has multiple hosts is liver fluke. पहले ये स्नेल को इन्फेक्ट करता है, फिर फिश को, एंड देन ह्यूमन को. आई हैव अरेंज्ड इट सीरियली. ओके, ये बिल्कुल उसी ऑर्डर में है. Now,
एक्टो एंडो से हट के एक बहुत ही अलग टाइप का पैरासाइटिज्म हमें देखने को मिलता है, विच इज कॉल्ड ब्रूड पैरासाइटिज्म. ब्रूड मतलब क्या? पक्षियों का झुंड, राइट. यहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स. हु इज द ब्रूड पैरासाइट? इट इज द कक्कू, कोयल. एंड हु इज द होस्ट हियर? क्रो, कौवा. ब्रूड पैरासाइट करता क्या है? व्हाट डज इट डू? इट लेज एग इन द क्रोज नेस्ट, और ये क्रो को पता नहीं चलता, वो उसको हैच करता है. अपने भी अंडे को हैच करे, कोयल को भी. नाउ इस ब्रूड मैकेनिज्म प्रोसेस को इवॉल्व करने के लिए मीन्स इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ को इवोल्यूशन, और इसके लिए कक्कू ने अपने अंडे का साइज, शेप, सब कुछ बिल्कुल कौवे के अंडे जैसा मिलाया, सो दैट कौवे जैसे चालाक पक्षी को ये पता ना चल सके कि ये अंडे मेरे नहीं हैं. क्लियर? नाउ कॉमेंसलिज्म. एक को फायदा है, दूसरे को कोई नुकसान नहीं है. इसके खाली कुछ एग्जाम्पल्स ही आपको याद करने हैं. बार्नाकल्स ऑन whaleback, they get a ride. Orchids, the epiphytes on mango trees or any trees. Okay. Cattle egret browsing close to browsing cattles. Now cattle egret है क्या? ये वो बर्ड है जो छोटे छोटे वर्म्स को खाते हैं, और दे आर ऑलवेज फाउंड वेरी क्लोज टू द ब्राउजिंग कैटल्स. वाई? बिकॉज ब्राउजिंग कैटल्स का जो मूवमेंट होता है उससे पेड़ पौधों में एक हलचल सी होती है, और छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं दे आर फ्लश्ड आउट, एंड दैट इज व्हेन दिस egret eats. Clear? Sea anemone with stinging tentacles and clownfish. Clownfish उसके tentacles में के अंदर छुपा हुआ रहता है उसके इर्द गिर्द, सो इससे उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है और एनिमल को कोई फर्क नहीं पड़ता. क्लियर? नेक्स्ट इज एमेंसलिज्म. एमेंसलिज्म में क्या है? एक को नुकसान है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. इंटरैक्शन इन विच वन स्पीशीज डज नॉट अलाउ द अदर स्पीशीज टू ग्रो और लिव नियर इट. एग्जाम्पल्स: पेनिसिलिन इनहिबिटिंग बैक्टीरियल स्टेफाइलोकोकस का ग्रोथ. क्रॉप्स ऑफ बार्ली, शोरगम, सनफ्लावर डू नॉट अलाउ वीड्स टू ग्रो नियर बाई देम. ओके. नाउ म्यूचुअलिज्म. दोनों को ही फायदा है. एग्जाम्पल्स देखते हैं. सबसे पहले है लाइकेंस. फंजाई प्लस फोटोसिंथेटिक एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, और ब्रैकेट पे मैंने लिख दिया है कि किसको खाना मिलता है और किसको रहने को मिलता है, शेल्टर. माइकोराइजेस विथ रूट्स प्लस फंजाई. रूट गेट्स द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड फंजाई को फूड. कोलारॉइड रूट्स. कोलारॉइड रूट्स का मेंशन इस वाले म्यूचुअलिज्म में तो है नहीं, बट कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में है, सो प्लीज रिमेंबर. या ये वो प्लांट किंगडम में है. दैट इज ऑल्सो म्यूचुअलिज्म. रूट्स ऑफ साइकस प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया. क्लियर? नाउ प्लांट्स प्लस एनिमल इन जनरल, इनका भी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशंस होता है. प्लांट को क्या फ़ायदा मिलता है? इट गेट्स इट्स सीड्स डिस्पर्स्ड एंड पॉलिनेशन, और एनिमल्स को फूड एंड नेक्टर. बट हर एनिमल्स यानी हर भंवरा हो या कोई इंसेक्ट हो जो प्लांट विच विजिट्स द प्लांट फॉर द नेक्टर डज नॉट हेल्प इन पॉलिनेट. कुछ चीटर्स होते हैं, वो जाके खाली नेक्टर्स को खा के चले आते हैं. क्लियर? नाउ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट ऑफ अ फिग एंड पार्टनर वास्प. नाउ होता क्या है इन दिस प्रोसेस? इसमें फिग, मैं नेक्स्ट वाले स्लाइड में आपको सारे डायग्राम्स से समझाऊंगी. फिग जो है उसका इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्रूट एक ही स्ट्रक्चर का होता है. ओके. तो उसके जब फूल आते हैं वास्प, इट गेट्स इनटू दैट इन्फ्लोरेसेंस. आप अभी कई स्टेप्स देख लीजिए, मैं नेक्स्ट वाले स्लाइड में आपको डायग्राम पे समझाऊंगी. तो होता क्या है, ये वास्प जो है इट लेज इट्स एग इन द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फिग, और उसको हाइपेंथोडियम कहा जाता है. और जब उसके लार्वा डेवलप हो रहे होते हैं, वो लार्वा उन कुछ सीड्स को खाते हैं, जैसे वो डेवलप होते हैं वो फ्रूट से निकल जाते हैं. ठीक. नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल डिसीट. ये कहाँ हमें देखने को मिलता है? मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑफ्रिस में. व्हाट डज इट डू? इस ऑर्किड का एक पेटल वो बी, फीमेल बी से मिलता है. जो मेल बी इसको पॉलिनेट करते हैं बिल्कुल उसके फीमेल पार्टनर जैसा उसका कलर शेप होता है. नाउ दैट अट्रैक्ट्स द मेल बी
The main bee comes, seeds and pseudo-copulates with the petal. And then it moves on to the other flower, other orchid flower, and in this process it pollinates. Okay? So that is sexual deceit. अब आते हैं वापस फिग में. Now फिग का फ्लावर भी ऐसा ही होता है और दिस इज द फ्लावर एंड दिस आर द फ्रूट्स. इसके अंदर जो है फ्लावर रहते हैं और ऐसे ही एक इन्फ्लोरेसेंस को हाइपेंथोडियम कहा जाता है. सो व्हाट हैपन्स इज इसके यहाँ ओपनिंग है छोटा सा और अंदर फ्लावर्स. सो द फिग एंटर्स द लाइक दिस इज द कट फ्लावर. फिग एंटर्स यहाँ से, सॉरी द वास्प, वो एंटर करके वो अंदर घूमते रहता है टू फाइंड अ प्रॉपर साइट फॉर लेइंग इट्स एग. इन द प्रोसेस पॉलिनेशन हो जा रहा है और बीच बीच में उसने अपने अंडे डाल दिए. जैसे ही वो अपने अंडे डाल देता है, लेकर देता है, दे आर देयर एंड दे डेवलप और कुछ कुछ सीड से उन लार्वा को खाना मिल जाता है. एंड देन द लार्वा दे एग्जिट आउट. Okay, this is the diagram from your book. The larva, they as they develop, they leave the fig fruit. Clear है? This is an example of mutualism. Now इसी के ऊपर बेस करके in the year this year, that is 2025, नीट पे एक बहुत ही interesting question आया था. So let's look into that question. Statement 1. Statement 1 says fig fruit is a non-vegetarian fruit as it has enclosed fig wasps in it. Statement 2. Fig wasp and fig tree exhibit mutual relationship as fig wasp completes its life cycle in fig fruit and fig fruit gets pollinated by fig wasp. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the following options given below. First is statement 1 is incorrect, statement 2 is correct. Both statement 1 and 2 are correct. फिर है both statement 1 and 2 are incorrect. Both statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Now फिग को बहुत लोग मुंह वैसे ही बोलचाल के लैंग्वेज में से शायद नॉन वेजिटेरियन फ्रूट कहते भी होंगे. ओके, जैसे इंडिया के बहुत सारे से पार्ट्स में कटहल को कहते हैं ना कि वेजिटेरियन का मटन है, वेजिटेरियन मटन है. तो ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट हैज़ अ फिग वास्प एनक्लोज्ड इन इट. ना ये भी एक बहुत डिसीविंग क्वेश्चन था. फिग वास्प उसके अंदर जाता है बट इट लीव्स द फिग आफ्टर द लार्वा डेवलप्स. तो फ्रूट जो हमारे हाथ आ रहा है उसमें कोई फिग है नहीं. और फिर दूसरा है क्वेश्चन कि केवल हमारे मान लेने से, कह लेने से साइंटिफिकली कोई प्लांट एनिमल बन नहीं जाता, वेज नॉन वेज नहीं हो जाता. राइट, वी हैव टू लुक at it from the scientific point of view, not what we are saying. उस हिसाब से तो बैगन के अंदर भी कीड़े होते हैं, बहुत बार टमाटर के अंदर भी कीड़े होते हैं. तो क्या हम बैगन को एनिमल मान लें, नॉन वेजिटेरियन मान लें? नहीं मानते. राइट, मतलब साइंटिफिक की बात हो रही है यहाँ पे, सोशल या सोशियो फूड की बात नहीं हो रही है. ओके, सो फर्स्ट वन इज नॉट राइट क्योंकि फिग उस पर रहता नहीं है और अगर कोई कीड़ा किसी फल के अंदर रह भी जाते तो भी डज नॉट मेक इट अ नॉन वेजिटेरियन. वो फ्रूट ही रहते, वो प्लांट ही रहता है. सेकेंड इज फिग वास्प एंड फिग ट्री एग्जिबिट म्यूचुअल रिलेशनशिप. यहाँ तक तो बिल्कुल सही है. फिग वास्प कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल, ये गलत है क्योंकि वो खाली लेइंग ऑफ एग एंड लार्वा डेवलपमेंट, वो 2 स्टेजेस होते हैं. जैसे ही वो मैच्योर होता है फिर तो वो वास्प निकल जाता है. तो कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल कैसे हुआ? नहीं हुआ ना. तो इस साल बहुत स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज्ड हो गए थे कि शायद कंप्लीट तो होता है लाइफ साइकिल बट एक्चुअली कंप्लीट नहीं होता. क्लियर है? सो द करेक्ट आंसर विल बी बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, ऑप्शन सी. सो वैसे ये चैप्टर भले ही ईजी लगता हो बट इससे ऐसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो व्हाट यू हैव टू लर्न is you have to learn to read and interpret the questions very carefully in parts. जैसे fig wasp and fig tree exhibit mutual relationship. Give a dash. फिर you read the reason. Then you evaluate. Okay? It's life cycle in fig fruit.
नो, यहीं पे हो जाएगा। जैसे सेकंड पार्ट को जैसे ही पढ़ेंगे तब भी आप अपने आप से सवाल पूछिए, पता चले कि नो, फिग वास्प डज नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, अ पार्ट ऑफ इट इज विद इन द फिग फ्रूट। क्लियर है? इस तरह से पार्ट बाय पार्ट सेंटेंस को डिवाइड कीजिए एंड पार्ट बाय पार्ट एनालाइज कीजिए, and with this approach I hope you'll be able to solve such questions. So with this we are done with the video. That was quite a long one on interactions of population. I hope ये video आपको पसंद आया. अगर पसंद आया don't forget to give it a like, and I'm going to see you again with video on another chapter. Till then,